हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 75 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स, तो यह चर्चा में क्यों है। अभी देखें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने महरौली से प्राप्त हड्डियों की पहचान करने के लिए डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड फिंगरप्रिंट्स डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक का प्रयोग किया। ठीक है, अभी आप लोग देखे होंगे, है ना। तो यह चर्चा में क्यों हुआ, यह किस तरह से काम करता है। तो क्या है कि करंट अफेयर्स में जो घटनाएं वर्तमान में घटती है उन्हीं को क्या है, तो जैसे कि ये जो अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो अभी जो फिलहाल घटना घटी है वह आपके लिए संभावित प्रश्न हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स का यूज किया गया है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, ये भी आपका यूपीएससी का सिलेबस है, तो आपको इन सभी मुद्दों को आपको अच्छे से जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपको किसी न किसी स्रोत की जरूरत पड़ती है। तो उसी स्रोत में से एक है दृष्टि आईएएस के द्वारा दिया गया मैगजीन, जो अगर वंचित छात्र इससे हैं, जिनके पास यह नहीं पहुंच पाता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोग भी इसका पाठक बन सके और अपना पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रखें। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल के आप जाएंगे अबाउट में, तो वहां टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स मतलब क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उपयोगिता क्या है, और भारत के संदर्भ में इसकी क्या विशेषता है, चुनौतियां क्या क्या आ सकती है इससे, इन सभी बातों को देखेंगे। तो इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए इससे संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक क्या है, इस तकनीक की उपयोगिता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो अब देखते हैं तो सबसे पहले क्या अवगत है, तो डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले डीएनए के बारे में जानते हैं। तो क्या है, डीएनए या डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड 4 क्षारों यानी जो बेस होता है, ठीक है, एसिड बेस जानते हैं ना, उसी में क्षार को कहा जाता है बेस। तो एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमीन, ये 4 जो है बेस है, से यह बना होता है डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद अगला है कि यह कोशिकाओं में एक मॉलिक्यूल है, और यह जो है कोशिका में एक मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, जिससे जीवन के सभी अनुवांशिक लक्षण निर्धारित होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि समान जुड़वा बच्चों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अद्वितीय होता है, यानी सभी का अपना अपना जो डीएनए है अपना अपना अलग अलग होता है, सिर्फ जुड़वा बच्चे को छोड़ करके। उसके बाद है कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट एक प्रयोगशाला तकनीक है। ठीक है, हम ऊपर में जाने हैं डीएनए के बारे में, अब नीचे जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में। ठीक है, जिसका उपयोग मानव डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के आधार पर किसी व्यक्ति की संभावित पहचान निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो व्यक्तियों के लिए अद्वितीय है। उसके बाद अगला है कि डीएनए प्रिंटिंग की उत्पत्ति, है ना, डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। तो देखते हैं कि पहला पॉइंट कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास वर्ष 1984 में यूनाइटेड किंगडम में एलेक जेफरीज द्वारा किया गया था। इसके बाद जेफरीज ने खोजा कि कहीं 2 लोगों का डीएनए अनुक्रम समान नहीं हो सकता है, और उन्होंने यह खोजा कि 2 लोगों का जो डीएनए है वह अनुक्रम में समान नहीं हो सकता है। उसके बाद है कि खोज के 3 वर्षों के भीतर डीएनए साक्ष्य के आधार पर विश्व में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में बलात्कार और हत्या के इस मामले मतलब एक मामले में किसी व्यक्ति को सजा दी गई, और इसी के उपयोग करके क्या हुआ कि बलात्कार और हत्या के मामले में जो व्यक्ति था उसको सजा दी गई। उसके बाद अगला है कि डीएनए को कई स्रोतों जैसे बाल, हड्डी, दांत, लार और रक्त से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद इसी में सब पॉइंट है कि यहां तक कि उपयोग किए गए कपड़े, लिनन,
कंघे या प्रायः उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं से भी नमूने निकाले जा सकते हैं। अगर आप किसी अन्य वस्तु को जैसे आप अपने बॉडी में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हल्का हल्का कण हमारे बॉडी का उस कपड़े में आ जाता है, वहां से भी हम प्राप्त कर सकते हैं डीएनए। अगला पॉइंट है कि क्योंकि मानव शरीर में अधिकांश कोशिकाओं में डीएनए होता है और जो मानव शरीर है उसके अधिकांश जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसके जो हर एक कोशिकाओं में डीएनए होता है, इसलिए शरीर द्रव या उत्तक की एक छोटी सी मात्रा भी उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकती है। उसके बाद उपयोगिता, ठीक है, तो पितृत्व परीक्षण, जैसे क्या कहते हैं कि पिता और बेटे में जो संबंध होती है उसकी परीक्षण भी किया जा सकता है इसका। तो देखते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग फॉरेंसिक परीक्षणों को पितृत्व परीक्षणों में डीएनए विश्लेषण के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि अपराध अनुसंधान, हत्या, बलात्कार, चोरी आदि के मामलों में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की प्रामाणिकता, जैसे उत्पाद में डीएनए सीक्वेंस स्थापित करने से उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। उसके बाद अगला मतलब अन्य जो ये है उपयोगिता में वन्य जीव संरक्षण में। अब वन्य जीव के संरक्षण में किस प्रकार है, तो जंगली जानवरों की विभिन्नताओं और उनकी एनीब्रीडिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद रक्षा क्षेत्र में भी किया जाता है, जैसे कि जवानों के रक्त के नमूने संरक्षित करके उनके गुमशुदा होने पर क्षत विक्षत शरीर प्राप्त होने पर उनकी पहचान की जा सकती है। उसके बाद है अगला कि कृषि में, तो पुनः संयोजक डीएनए का प्रयोग कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता बढ़ाकर बैक्टीरिया के जीन्स की क्लोनिंग करके और उन्हें पौधों की कोशिकाओं में डालकर पौधों की वृद्धि में सुधार किया जा सकता है। अब देखिए प्रोसेस देखिए किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्शन यानी खून निकालेगा, वो खून निकालने के बाद ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसके बाद वो खून को निकाल देगा बाहर और डीएनए सैंपल आ गया। उसके बाद किसी एक पे रख देने के बाद यहाँ से क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, लॉन्ग, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो रखा हुआ है डीएनए सिंपल पे, तो नीचे की तरफ क्या है शॉर्ट डीएनए है ना, फिंगर क्या है फर्गामेंट्स है ना, तो ऊपर गाढ़ा है, नीचे की तरफ क्या है पतला है हल्का। उसके बाद ट्रांसफर टू द मेंबर्स, और उसको मेंबर पे जाकर ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से यह प्रोसेस काम करता है। लास्ट में आकर के एक्सरे होता है, एक्सरे के बाद यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में क्या है इसकी, तो भारत में वर्ष 1988 में लाल जी सिंह ने हैदराबाद में सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB में अपराध जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किया। उसके बाद अगला है कि लाल जी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक किसे कहा जाता है, तो लाल सिंह को, ठीक है, लाल जी सिंह को। उसके बाद अगला है कि जाता है वर्ष 2017 में इनका निधन हो गया है ना। उसके बाद भारत में वर्ष 1989 में केरल पुलिस द्वारा एक मामले में पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया गया था। उसके बाद चुनौतियां क्या आ सकती है, ठीक है, तो परिस्थितिकी प्रभाव, तो सूर्य के प्रकाश, आर्द्रता और गर्मी के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण डीएनए नमूने का ह्रास हो सकता है। उसके बाद है कि अविश्वसनीय परिणाम, डीएनए नमूने को इकट्ठा करने में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र संबंधी त्रुटियां भी अविश्वसनीय परिणाम दे सकती है। उसके बाद अगला है कि गोपनीयता के मुद्दे, किसी व्यक्ति की संवेदनशील अनुवांशिक जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के सामने आ जाती है और यह मानवाधिकारों के विरुद्ध है। उसके बाद है कि सुरक्षा चिंताएं, तो अगला है कि डीएनए प्रोफाइल रखने वाले डीएनए डेटाबेस सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि विशेषज्ञता की कमी और नमूने के गलत संचालन की ओर ले जाती है, जैसे विशेषज्ञता की कमी होने की वजह से। उसके बाद है कि नमूनों का आपस में मिश्रण, और नमूनों को आपस में मिश्रण होने की वजह से भी गलत ये हो जाता है यूज में है ना, भ्रष्टाचार, सबूतों के साथ छेड़छाड़, नमूने के लेबलिंग के दौरान गलत धारणा संभव है।
उसके बाद अगला पॉइंट है कि समूहों को लक्षित करना प्रायः एक जातीय समूह के लोगों को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें लक्षित किया जा सकता है, यानी उसे डीएनए का गलत उपयोग भी किया जा सकता है, अदली बदली करके भी किसी को फंसाया जा सकता है। उसके बाद अगला देखते हैं कि हालांकि विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि डीएनए प्रोफाइलिंग से धर्म की पृष्ठभूमि की या पहचान का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ ही स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, हैदराबाद और चंडीगढ़ में। अगला पॉइंट है कि प्रौद्योगिकी में उन्नत अभ्यास हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स तक ही सीमित है। उसके बाद अब सुझाव क्या है इस क्षेत्र में, तो डीएनए नमूनों को दुरुपयोग किए जाने पर कानूनों द्वारा स्वीकृति और 100% सजा दर सुनिश्चित होनी चाहिए। अगला है कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जांचकर्ताओं का डीएनए प्रीतों या संगीतों के डीएनए के साथ मिश्रण न हो जाए। अगला है कि डेटा संग्रह और रखरखाव में डीएनए प्रोफाइलिंग की आशंकाओं को दूर करने के लिए निर्दोष लोगों के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। अगला है कि ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग बिल को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। अगला है कि एक अपराध स्थल से जीवाणु रहित औजारों से नमूने उठाना और नमूनों को उचित तरीके से संग्रहित करना साक्ष्य के लिए न्यायिक परीक्षण में खड़े होने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कि निष्कर्ष क्या है, तो भारत में इससे संबंधित नियम और दिशा निर्देश मौजूद है। उसके बावजूद भी भारत के पुलिस बलों को अन्य देशों के मुकाबले बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।